गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्फीयर्स के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था, पोटेंशियल निकालना सीखा था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सीखी थी और हमने एक क्वेश्चन भी किया था और उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ये, और इसमें से एक हमने टनल काट लिया ऐसे, बिल्कुल बारीक सी टनल, ठीक है। और ये पूरे का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ऐसे ये। और यहाँ पे हमने इस टनल के एंड पे हमने एक -q चार्ज और m मास का चार्ज रख दिया, और इस पे जो चार्ज है वो है q और इसकी डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब ऐसे। ये स्फीयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो अगर यहाँ पे मैं चार्ज को रखूंगा तो ये अंदर भागेगा ऐसे, अंदर की तरफ, ये सेंटर है सी, तो ये अंदर की तरफ भागेगा। आपको ये बताना है कि सेंटर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ट्राई। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, इस पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मतलब u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल ऐसे। तो u इनिशियल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो है k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, अगर इसका रेडियस r हुआ। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, 0, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस, ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन आर। और यू फाइनल मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो अगर मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, एट सेंटर, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर, ये आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -3/2 के क्यू अपॉन आर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल क्यू भी आएगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो अब आपको बस v की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। 3/2 - 1 इंटू के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर इज इक्वल टू mv² अपॉन 2। तो 3 में से 2 गए 1, तो ये हो गया 1। तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k, 2 भी 2 से 2 कट जाएगा, सिंपली 2kq स्मॉल q अपॉन m अंडर द रूट, ये वैल्यू आ जाएगी, और r, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही नया क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसमें हमने टनल काट ली एक ऐसे, यहां से ये डिस्टेंस r/2 दूरी पे है, जबकि इसका रेडियस कैपिटल R है और ये पॉजिटिवली चार्ज है ऐसे ऐसे। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q और मास M को छोड़ता हूँ, तो ये इधर भाग जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज दूर भागना चाहता है, तो ये इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो इसको इधर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी v, इनिशियल वेलोसिटी v। तो आपको ये बताना है कि भाई अगर मेरे को इसको यहाँ से चला के यहाँ पार करवाना है इस टनल को, तो आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी देनी पड़ेगी, ये निकालना है आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि अगर मेरे को इस चार्ज को Q को इनिशियल वेलोसिटी कुछ देनी पड़े और ताकि ये इस टनल को पार कर जाए, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पे पहुंच जाए यहाँ से, तो आगे वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको धकेल के आगे भेज देगा। तो आपको यहाँ और यहाँ तक का इस पे पोटेंशियल वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, ठीक है।
वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ से अगर मैं इसको वेलोसिटी देके छोड़ता हूँ और ये अगर सेंटर पे पहुँच गया तो दूसरी तरफ अपने आप पहुँच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास जस्ट मोमेंटम होगा तो उसकी वजह से ये आगे चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव को धकेल के बाहर निकाल देगा। तो आपको सेंटर पे भेजना है, तो सेंटर पे भेजने के लिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो हम ये मानते हैं कि वो जस्ट सेंटर पे पहुंच जाए यहाँ पे। तो यू इनिशियल कितना है, वो है पॉजिटिव के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर प्लस इनिशियल किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यू फाइनल मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 3/2 नहीं, ये अब इस फॉर्मूला में पुट करूंगा आर की वैल्यू, तो वो आ जाएगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, स्मॉल आर की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी, प्लस फाइनल किनेटिक एनर्जी 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं, इसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे और चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक स्फीयर है ऐसे, अब ये शेल की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे स्फीयर की बात कर रहा हूं जिसका अंदर वाला रेडियस है r1 और बाहर वाला रेडियस है r2, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे मान लेते हैं किसी डिस्टेंस r पे आपको पता करना है, 3 जगह पे आपको पता करना है, मतलब यहाँ पे और कुछ अंदर इसके, ठीक है। तो आपको A, B और C पॉइंट पे पता करना है। तो अगर मैं पहले C पॉइंट पे पता करता हूँ एट C, तो और इस पे जो चार्ज है वो मान लीजिए, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पे जो चार्ज है वो मान लेते हैं हम रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये शेल नहीं है, ये कुछ हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और जिसकी ये जो मोटाई है वो r2 माइनस r1 है। तो आपको ए बी सी पॉइंट पे पता करना है। तो इस पे जो चार्ज है वो q दे रखा है हमने और रो कूलम पर मीटर क्यूब ऐसा है। तो एट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी वो हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, मान लीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपली आ जाएगी। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये मान लिया, हमने ये पहले पढ़ा भी था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पूरे का पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज है जो कि इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो आर डिस्टेंस है वो इसके सेंटर से सी तक का डिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा वो निकालना है हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हम क्या करते हैं, जब r की वैल्यू इससे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा 0, अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बिल्कुल नॉन हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बात बन गई। अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से जो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके ऐसे ऊपर चार्ज बैठा है तो सेंटर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसीलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पे वो 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0 है। ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसा केस आ गया। तीसरा पॉइंट है जो वो है ये बी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पता करनी है, एट बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, बी को गॉसियन सरफेस के ऊपर लेते हुए ऐसे, ये गॉसियन सरफेस आ गया, गॉसियन सरफेस। और हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ। तो मेरे पास आया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू
ये आ जाएगा मेरा, अगर मैं इस रेडियस को अब r मान लूँ तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। और क्यू इन कितना आ जाएगा, क्यू इन लाने के लिए हमें ये पूरा यहाँ पे कितना चार्ज है वो सारा निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो वो आ जाएगा मेरे पास 4/3 पाई r क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू रो, ये क्यू इन आ गया बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो जो मेरे पास ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास रो r क्यूब माइनस r1 क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो है क्यू बाय 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। यही हुई ना, क्योंकि यहाँ पे इस r1 के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, वो तो हॉलो है स्पेस, इसी जगह पे चार्ज होगा, तो वो कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय जितनी ये वॉल्यूम है 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, मतलब इस मटेरियल की वॉल्यूम, इस मटेरियल की वॉल्यूम मैं लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ गई, वो मेरे पास आ जाएगी क्यू, ये r क्यूब माइनस r1 क्यूब ऐसे ही था, और यहाँ पे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4 पाई, और मेरे पास आ जाएगा r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, और ऊपर चला जाएगा 3, तो 3 ने 3 को मार लिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया k, तो आ गया k क्यूब r क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कैविटी प्रॉब्लम्स। तो हम कैविटी प्रॉब्लम्स देखते हैं। वो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी हैं, आप देखिए, आपको समझ आएगी। अगर आपको वो दूसरी चीज़ें ध्यान से अच्छी तरह समझ आती हैं तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। स्फीयर्स अगर आपने अच्छी तरह पढ़े होंगे तो देखिए कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसका जो रेडियस है वो है मान लीजिए 4r। यहां पे हमने एक कैविटी काट ली ऐसे, मतलब इस स्फीयर के अंदर एक और छोटा स्फीयर काट दिया, सच दैट इसका जो रेडियस है वो है r, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो है 2r, ठीक है, सेंटर से इसका सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है 2r। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किसी पॉइंट P पे, सच दैट ये इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस 8r हो गया, 8r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इसको, इस पे जो चार्ज है वो है रो, ऐसे यहाँ पे चार्ज है, जो चार्ज है वो है रो कूलम पर मीटर क्यूब, ऐसे। तो आपको ये बताना है कि P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पॉइंट है दोनों स्फीयर के बाहर, मतलब इस बड़े वाले स्फीयर के बाहर, छोटे वाले स्फीयर के बाहर। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ये मान लूँ, अगर मैं ऐसे मान लूँ कि ये एक कंप्लीट स्फीयर है और ये एक छोटा स्फीयर है, ये एक छोटा स्फीयर है, तो अगर मैं एक कंप्लीट स्फीयर जिसमें से मैंने ये एलिमिनेट कर दिया, इसको मैं भूल गया, तो इस टोटल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से जो होगा, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है अंदर इसके, तो उसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या मान लूँ कि इस पे जो चार्ज है वो है रो कूलम पर मीटर क्यूब, और इसकी वजह से इस पे जो चार्ज है वो है माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे पता करता हूँ 8r पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 8r पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी आ जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू अपॉन 8r स्क्वायर। अब ये जो Q है, Q को आपको रो की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रो कितना है,
इसको कैसे लिखेंगे, वो मेरे पास रो कितना है इस केस में, रो इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू स्फीयर की वॉल्यूम इंटू इसका रेडियस ऑफ स्फीयर 4/4 पाई 4r क्यूब। ये आ गया मेरे पास चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस बड़ा स्फीयर। तो मेरे पास Q कितना आ गया, रो इंटू 4/3 पाई 4r क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा K इंटू रो 4/3 पाई इंटू 4r क्यूब डिवाइडेड बाई 8r स्क्वायर। और इसकी वजह से यहाँ से अगर मैं देखूंगा ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 2r निकल गया, तो ये तो डिस्टेंस 6r रह गया। ठीक है, तो 6r पे ये कितना होगा, इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस 6r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K, और ये माइनस रो लिया हमने, माइनस रो 4/3 पाई इंटू इसका रेडियस है r क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 6r स्क्वायर। तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास ये। अब इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि इसकी वजह से टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसकी वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा मेरे पास इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये नेगेटिव साइन का मतलब समझे, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे। कि तो ई नेट मेरे पास आ गया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसमें कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, इस पे नेगेटिव हमने माना है नहीं, नेगेटिव इसमें जस्ट अज्यूम किया। ये मेरे पास एक स्फीयर था, उसमें से ये कैविटी काटी गई थी, तो ये जो स्फीयर था हमने मान लिया कि इस कैविटी पे पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव भी है। तो जब पॉजिटिव था तो इसके साथ रख लिया, नेगेटिव था तो इसके साथ रख लिया, अलग कर लिया उसको। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव का स्फीयर मान लिया, और इसको पूरे को पॉजिटिव पॉजिटिव का मान लिया ऐसे। तो यहाँ पे तो जीरो है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैसे जीरो है, तो इसको सॉल्व करने का ये मेथड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण इधर होगी, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव के कारण इधर है, नेगेटिव के कारण इधर है, तो नेट ये आ गई मेरे पास। तो ये पहला केस था जिसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों स्फीयर्स के बाहर वाले पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है जिसमें एक पॉइंट, एक स्फीयर के अंदर पॉइंट लेंगे और एक के बाहर लेंगे। ठीक है, ऐसे, और सेम स्फीयर है ऐसे 4r, और यहाँ पे एक कैविटी काट ली गई है जिसका रेडियस r है, और यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस 2r है। तो आपको मान लीजिए यहाँ से किसी डिस्टेंस 2r पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, P पॉइंट पे, और इस पे वही चार्ज है ऐसे ये। तो इस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए भी मेथड अगेन हम वही यूज़ करेंगे। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये ऐसे आ गया बड़ा वाला स्फीयर और एक छोटा स्फीयर ऐसे। तो जो बड़ा स्फीयर है इसके तो अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ये सेंटर है और यहाँ पे पता करनी है, दिस इज़ 2r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, अंदर इसके रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। तो इस पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला आता है, सॉरी 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो इंटू 2r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और ये जो छोटे वाला स्फीयर है जिसपे माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज है, इस पे पॉजिटिव रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से किसी डिस्टेंस 2r पे हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि छोटा स्फीयर है इससे ये डिस्टेंस 2r है, और आगे का डिस्टेंस ये P पॉइंट भी 2r डिस्टेंस है, ये 2r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से सेंटर पे तो कितना हो गया 4r। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी के क्यू बाई 4r स्क्वायर, क्योंकि इस स्फीयर के लिए तो ये बाहर वाला पॉइंट हो गया, तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन r स्क्वायर। अब Q कितना है, K इंटू रो
4/3 पाई आर क्यूब इस स्फीयर का रेडियस डिवाइडेड बाय 4r²। तो जो ई नेट आया वो आप इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा के की वैल्यू भी हम नीचे ले जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा रो इंटू 2r/3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो इंटू 4 पाई आर क्यूब और r² काट देंगे तो आ गया 4 पाई r डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 और k की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई ने 4 पाई को मार लिया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब तो प्लस माइनस ही करना है, इस पे टाइम ख़राब नहीं करते। नेक्स्ट है ये जो तीसरा इसमें केस है, ये इम्पॉर्टेंट केस है और इसमें दोनों स्फीयर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। पहले केस में देखिए दोनों स्फीयर के बाहर था पॉइंट, दूसरे में एक के अंदर है, दूसरे के बाहर है, और तीसरे में दोनों के अंदर है। तो जैसे ये है, ये स्फीयर है और इसका रेडियस मान लीजिए 4r है, 4r रेडियस है, और यहाँ पे एक स्फीयर है और मतलब कैविटी काट रखी है। कैविटी के इस पॉइंट पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है पॉइंट P पे, सच दैट इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना, इस बार मैं इसको L मान लेता हूँ, ठीक है। ये जानबूझ के L माना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे, अच्छा इस मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी रो r1। मान लीजिए ये डिस्टेंस है जो, इसको मैं नाम दे देते हैं, दिस इज r1 से ये ऐसा r1 आ गया, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है जो, दिस इज r2 वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस है, वेक्टर है, और ये L वेक्टर है मेरे पास, ये L वेक्टर, ठीक है, L वेक्टर है, ये ऐसे 3 वेक्टर हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, और इस पॉइंट पे नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी, मतलब इस यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे तो आ गई रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, रो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रो r2/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसकी वजह से ये अंदर वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, ठीक है। तो हम ई नेट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास आ गया रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r2/3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो/3 एप्सिलॉन नॉट आ गया कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या बचा, ये r1 वेक्टर और r2 वेक्टर था, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर ये आ गया। अब देखिए ये ट्राइंगल को देखिए, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, और ये मेरे पास हो गया r3 वेक्टर, सॉरी L वेक्टर। तो मेरे पास L वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर के बराबर आ गया ट्राइंगल लॉ से। तो L वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, रो L वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस छोटे स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट लूँगा तो वो किस जगह पे मैं ले रहा हूँ इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सेंटर और सेंटर का डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब इस छोटे स्फीयर के अंदर हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं किसी स्फीयर में कैविटी काटता हूँ, तो अगर मैं इस स्फीयर में, एक बड़े स्फीयर में छोटी कैविटी काटता हूँ, तो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, जीरो नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट कह रहा हूँ मैं, कांस्टेंट होती है। अच्छा, अगर इफ स्पेशल केस है, इफ L इज इक्वल टू 0, मतलब ये सेंटर और ये सेंटर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए,
तो मतलब ये कैविटी पूरी सेंटर में चली गई, कैविटी सेंटर में चली गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, वो हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे इस केस में ये हमने देखो इसमें ये कैविटी बिल्कुल सिमेट्रिकल थी, तो सेंटर पे कैविटी चली गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना था, ए पे जीरो। ठीक है, तो जो मतलब हमने देखा पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर्स आ गए। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग स्फीयर्स की बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक ऐसे कंडक्टर स्फीयर है, कंडक्टर है, और इसमें हमने कैविटी काट ली। ठीक है, इसका रेडियस है r1 और बाहर वाले का रेडियस है r2, और यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है, यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है। तो इस पे हमने चार्ज दे दिया q, तो मतलब यहाँ पे चार्ज q है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे ही रहता है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो आपको ए बी और सी 3 पॉइंट दे दिए गए, ये ए, ये बी और ये सी, इन 3 पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, और इनका पोटेंशियल पता करना है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए तो ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे वो ज़ीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ऐसे ही ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपने आप को तब तक अरेंज करते रहते हैं जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये क्यों है, बिकॉज वेयर एवर कंडक्टिंग मटीरियल इज प्रेजेंट, कंडक्टिंग मटीरियल इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। जहाँ जहाँ कंडक्टिंग मटीरियल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बी पे क्योंकि वहाँ पे कंडक्टिंग मटीरियल है, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए तो आप ऐसे मानिए पोटेंशियल एट ए मेरे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर टू। क्यों आर टू लिया, क्योंकि देखिए जो चार्ज है वो बाहर वाले सरफेस पे बैठा है। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरे का पूरा ये वाला सरफेस क्या आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो वी ए कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर टू। ऐसे ही पोटेंशियल एट बी, बी के लिए भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर टू। ठीक है, क्योंकि सारे का सारा चार्ज इस पॉइंट से भी, मतलब अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहाँ से ये सारे का सारा चार्ज r2 डिस्टेंस पे बैठा है ये। ठीक है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे है, वही पोटेंशियल यहाँ पे है, वही पोटेंशियल यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, ज़ीरो। और हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो इसीलिए ये ज़ीरो हो गया, तो और पोटेंशियल कांस्टेंट आ गया। ऐसे पोटेंशियल एट सी वो तो बहुत ही सिंपल है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, ये हमने 6 की 6 चीज़ें निकाल ली। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास एक कंडक्टिंग मटीरियल है और इसके बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर पे कैविटी काट ली, और ये डिस्टेंस है जो वो r1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो है r2। तो हमने सेंटर पे चार्ज रख दिया q, सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है, इसको बाहर चार्ज नहीं दिया, सेंटर पे चार्ज रखा है कैविटी के। ठीक है, तो हमें ए बी और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने हैं। ऐसे ही जैसे लास्ट केस में किया था, यहाँ पे पॉइंट कोई मार्क कर लेते हैं ए, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं बी, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं सी। तो आपको ए बी सी पे पता करने हैं। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ, जस्ट आउटसाइड द इनर स्फीयर। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे वेयर एवर कंडक्टिंग मटीरियल इज प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जस्ट आउटसाइड द पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट जस्ट आउटसाइड इनर कैविटी, जस्ट आउटसाइड इनर कैविटी, इनर कैविटी के जस्ट बाहर है,
ये पॉइंट, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये रेड कलर में गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मैं क्या कह सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज क्यू इन मस्ट बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, समझ आया? इसका मतलब इस कैविटी के अंदर नेट जो चार्ज है वो ज़ीरो होना चाहिए, बट चार्ज तो पड़ा है, हमने रखा है, ज़ीरो तो नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी कंडक्टर के अंदर ऐसे चार्ज रखते हो तो इसमें नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं अंदर वाले सरफेस पे और अपने आप को इंड्यूस कर लेते हैं अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस। तो ये नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, नेगेटिव क्यू, इसके बराबर के चार्जेस आ जाएंगे, इसीलिए जो क्यू इन है वो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये क्यू तो हमने रखा था, ये इंड्यूस हो गया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होके और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के अंदर, नेट चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर ज़ीरो हो जाएगा। तो बट इस टोटल कंडक्टर पे चार्ज कितना था, हमने तो दिया नहीं था। अगर अंदर नेगेटिव क्यू आ गया तो बाहर पॉजिटिव क्यू आ गया। ठीक है, बस अब ये सिंपल है, अब ये बहुत सिंपल हो गया। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर ली तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रह गया। अब ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ज़ीरो। ठीक है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा टेबल बनाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है क्यू की वजह से, इस स्फीयर को मैं S1 मानता हूँ और बाहर वाले को S2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है S1 की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है S2 की वजह से। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे Q की वजह से, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो है KQ/R²। ठीक है, फिर मैं इस S1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ। तो अगर ये S1 पे ये जो चार्जेस पड़े हैं नेगेटिव Q, ये तो पूरे सिमेट्रिक है, तो इनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये एक स्फीयर है, और स्फीयर के अगर आप स्फीयर को एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो। ये तो हमें वैसे भी पता है। प्लस S3 की वजह से, ये S1 की वजह से प्लस S2 की वजह से, S2 पे भी चार्ज है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, KQ/R²। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, हम पक्का हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, बट फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ज अंदर बैठा है Q, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी वजह से आ जाएगी KQ/R²। और ये जो नेगेटिव Q है, नेगेटिव Q के लिए भी तो ये पॉइंट आउटसाइड है, तो मतलब नेगेटिव Q दैट इज S1, इस B पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज होगा जो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो वो कितना है, -KQ/R²। ठीक है, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए जो पॉजिटिव Q है या ये नेगेटिव Q, इन ये दोनों ही चार्जेस इस B पॉइंट के लिए पॉइंट चार्जेस हैं जो कहाँ पे रखे गए हैं, इस डिस्टेंस R पे रखे गए हैं। तो ये आ गया, प्लस जो बाहर वाला है उसकी वजह से ज़ीरो, तो देखिए इन दोनों से भी ज़ीरो आ गया। ये तो हम वैसे भी पता था कि जहाँ पे कंडक्टिंग मटीरियल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, KQ/R²। इस S1 की वजह से -KQ/R², और इसकी वजह से वो आ जाएगा प्लस KQ/R², दैट इज इक्वल टू KQ/R² आ गया मेरे पास, ये दोनों कट गए। ऐसे पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल एट ए की वजह से पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस, तो वो आ जाएगा KQ/r। अब इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल वो आ जाएगा -KQ/R1, क्योंकि ये सारे का सारा चार्ज R1 डिस्टेंस पे पड़ा है, और ये पूरे का पूरा अंदर वाला कैसा सरफेस आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लस ये जो बाहर वाला है इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो मतलब ए पॉइंट पे इसकी वजह से आ जाएगा KQ/R2। ऐसे ही पोटेंशियल एट बी पे इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ/R, और माइनस की वजह से -KQ/R
आर प्लस ये बाहर वाले की वजह से बी पे पोटेंशियल वो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर टू। तो ये कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर टू, स्क्वायर नहीं टू, आर टू। ठीक है, बी पॉइंट पे इसकी वजह से इस अंदर वाले चार्ज की वजह से क्यू की वजह से आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, मतलब बी पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट चार्ज हो गया। और इस S1 की वजह से ये भी क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया जो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो माइनस के क्यू अपॉन आर। और ये जो बाहर वाला पॉइंट है इसकी वजह से ये एक कैसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट्स वाई दैट इज के क्यू अपॉन आर टू। और वी सी पे तो बहुत आसान है, वो तो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो मैं अब आपको, अगर ये चीज़ समझ आई, आप इसको खुद टेबल को फिल करने की कोशिश करना, और अगर आपको समझ आई है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को इसकी पिक्चर भेजना। ठीक है, आप सभी इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को पिक्चर भेजिए, फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए, मैं देख लूँगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया। मान लीजिए कि एक स्फीयर है और इसका रेडियस है 2r और इसके सेंटर पे एक कैविटी है सच दैट उसका रेडियस है जो वो r है, ये r रेडियस है। तो आपको वही यहाँ पे a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये c पॉइंट, तीनों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, दोनों चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज q रखा हुआ है। ठीक है, और बाहर भी एक चार्ज q दे रखा है हमने। ठीक है, तो आपको सेंटर पे a पे, b पे और c पे, तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए, फिर उसके बाद आप इसको एक बार खुद ट्राई करना और बाद में चेक कर लेना अपना। अगर यहाँ पे q है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस q, अगर यहाँ पे माइनस q है तो बाहर एक q चला गया, तो टोटल कितना हो जाएगा बाहर 2q, टोटल चार्ज बाहर वाले सरफेस पे कितना आ गया 2q, तो ये S1 S2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं Q की वजह से और S1 की वजह से, S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। इस Q की वजह से A पे कितना आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल r, और इस नेगेटिव Q की वजह से कितना आ गया यहाँ पे 0, और S2 की वजह से 0, तो टोटल कितना आ गया के क्यू अपॉन r। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, तो मतलब इस पॉइंट की वजह से, इसकी वजह से कितना आ गया, वो आ गया के क्यू अपॉन r माइनस के क्यू अपॉन, ये S1 की वजह से, ये स्फीयर जो S1 है उसकी वजह से कितना आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल r प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब बाहर वाले चार्ज की वजह से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इसीलिए 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C कितना आ जाएगा, C तो बहुत आसान है, के क्यू अपॉन r इसकी वजह से माइनस के क्यू अपॉन r इसकी वजह से, एंड इसकी वजह से कितना आ जाएगा, इसकी वजह से आ जाएगा, ये भी एक चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, बट उस पर चार्ज कितना है 2kq, ये 2q है, 2kq अपॉन r इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2kq अपॉन स्मॉल r। ऐसे ही पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल एट A की वजह से, इस चार्ज की वजह से तो आ गया के क्यू अपॉन r, इस नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव पूरे स्फीयर पे फैला हुआ है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, तो माइनस के क्यू अपॉन r। और ऐसे ही बाहर वाले पे, तो ये पूरे का पूरा चार्ज 2r पे बैठा है, तो प्लस 2kq, मतलब ये k इंटू 2q लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं कंफ्यूज ना हो आप, k इंटू 2q अपॉन, ये पूरा कितने पे बैठा है 2r पे बैठा है, तो 2 ने 2 को मार लिया, तो ये दोनों 2 ने 2 को मार लिया ये, तो ये दोनों कट गए, तो मेरे पास बचा के क्यू अपॉन r। ऐसे पोटेंशियल एट B, तो B पे इसकी वजह से दैट इज के क्यू अपॉन r, इस S1 की वजह से माइनस के क्यू अपॉन r, और बाहर वाले की वजह से, तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया इन k इंटू 2q अपॉन 2r, तो ये आ गया मेरे पास के क्यू अपॉन r। और पोटेंशियल एट C, तो बहुत आसान है, के क्यू अपॉन r माइनस के क्यू अपॉन r, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस k इंटू 2q अपॉन r स्मॉल r,
ये दोनों कट गए तो मेरे पास बचा 2k/r। तो होप आपको समझ आया होगा। कल से हम आगे पढ़ेंगे कल, और इतना आप नोट कीजिए, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। थैंक यू।